go ahead and answer the questions and try to keep your mics muted so that my voice won't overpower. ठीक है, हमारा voice जो है वो interrupt हो जाता है यहाँ पर, वीडियो से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3। तो 1 को पहले कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आई एंड यू हैव डन इट। ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी इस टाइप के कर चुके हैं। आई बिलीव कि आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ जाना चाहिए। You can raise your hand to answer or you can go ahead and write it in the chat box. And जिन लोगों ने मुझे pronoun का फाइल भेज दिया है, I have seen it. I have not checked it yet, but I have seen them. किन बच्चों ने भेजा है उनका मैंने लिस्ट बना लिया है and I will check it as soon as possible. ठीक है? Yes, very good. I am seeing everyone here answering all the questions. Very good. Yes, आपका जो पहला स्टेटमेंट है that is I and you have done it. तो यहाँ पर अगर ऐसे तो मुझे नहीं लग नहीं रहा किसी को कोई डाउट है, but still I am going to go ahead and tell you. यहाँ जो स्टेटमेंट है you and I have done it, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने और मैंने ये कर लिया। कोई ये काम कर रहे थे हम लोग, जिस काम को हमने कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है, इसका मतलब डन जो है वो हमारा मेन वर्ब है यहाँ पर, और मेन वर्ब है यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट रहना ही है सेंटेंस में, वो हटेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पर कोई भी यू एंड मी नहीं लिखेगा या फिर मी एंड यू नहीं लिखेगा, आई ही रहेगा। और यू ऑब्वियसली दोनों फॉर्म में सेम रहता है, तो वो सब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा। इन द सेंस ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा जो है उसमें फॉर्म तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन हमारा सीक्वेंस चेंज करेगा, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारा जब सीक्वेंस रहता है प्रोनाउंस का साथ में, तो अगर यहाँ पॉजिटिव सेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ सीक्वेंस हो जाएगा 2 3 1। थर्ड यहाँ पर पर्सन नहीं है तो हम 2 and 1 ये सीक्वेंस रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाना चाहिए था, ये स्टेटमेंट शुड बी यू एंड आई हैव डन इट। दिस विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। जिन्होंने सही आंसर किया, वेल एंड गुड। अगर किसी को डाउट होगा तो आई होप आई हैव क्लियर्ड दैट। नाउ लेट्स आंसर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज माय, दिस इज पेन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। पेंसिल नहीं है बच्चे, पेन है, पेन। ओके, यस। तो यहाँ पर दोनों तरह के स्टेटमेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर माई भी यूज हुआ है, और ये पेंसिल का जो स्टेटमेंट है, सॉरी जो पेन का स्टेटमेंट है, दिस पेन इज माइन। अगर हमें ये स्टेटमेंट इसी तरह रखना है तो इसका माइन की जगह माइन आएगा। दिस स्टेटमेंट, सॉरी दिस पेन इज माइन, ये आपका सही स्टेटमेंट रहेगा अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं बदलना है। और अगर हमें माई रखना है स्टेटमेंट में, तब हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज माई पेन। ऑलराइट, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हमारे होंगे, दैट विल बी सेम एंड करेक्ट इन ग्रामेटिकल एंड सिमेंटिक। यहाँ पर दोनों ही तरह से ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, what is it which troubles you so much? What is it that troubles you so much? ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए। इसमें जो जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं उन सभी प्रोनाउंस को सही जगह देखिए कि वो सही जगह लगे हैं या नहीं लगे हैं, और अगर नहीं लगे हैं तो उसकी जगह क्या लगा होना चाहिए या क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमारा स्टेटमेंट का। What is it
which troubles you so much, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है which is related to pronoun, क्योंकि हम यहाँ पर pronoun पढ़ रहे हैं तो pronoun से related कुछ एरर है और जो एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैम ट्रबल मीन्स? ट्रबल्स मीन्स परेशानियां, मतलब ये स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं समझा दूं। स्टेटमेंट में बोल ये रहा है कि वो क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। व्हाट इज इट विच ट्रबल्स यू सो मच, मतलब वो क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट जो है इसको मैं बता दूं क्या करेक्शन होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। यस, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पूछा जा रहा है वो क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट है आपके स्टेटमेंट का। पहला व्हाट इज इट, मतलब वो क्या है। विच ट्रबल्स यू सो मच, ये सेकेंड पार्ट है विच ट्रबल्स यू सो मच, जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है विच हमें पता है किस लिए यूज होता है, सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, और किस चीज के लिए यूज होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, इन्फेंट को रेफर कर रहे हो या स्मॉल एनिमल को रेफर कर रहे हो। तो यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। लास्ट हमारा विच यूज होता है व्हेन यू आर रेफरिंग टू द सेंटेंस इटसेल्फ। सेंटेंस को, आगे वाले सेंटेंस को जब आप रेफर कर रहे हो तब भी आप यूज कर सकते हो विच को। ठीक है, तो ये पार्ट जो है विच जो है यहाँ पर व्हाट इज इट को रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये व्हाट इज इट को अगर रेफर कर रहा होता तो यहाँ पर कॉमा या कंजंक्शंस कुछ लगे होते हैं। ठीक है, विच जो यहाँ पर है वो रेफर नहीं कर रहा है सेंटेंस को। ठीक है, रेफरेंस नहीं दे रहा है सेंटेंस का, तो इसीलिए यहाँ पर विच नहीं लगना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए हमें यहाँ पर। तो कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, दैट यूज करते हैं। दैट। हाँ, यहाँ पर सही स्टेटमेंट जो रहेगा दैट इज व्हाट इज इट दैट troubles you so much। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। दैट हमने इसीलिए यूज किया, इफ यू आर कंफ्यूज जस्ट इन केस आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पर दैट इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। व्हाट इज इट ट्रबल्स यू सो मच, इसको कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने के लिए या यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जब रिलेशन बताते हैं तब हम दैट यूज करते हैं, इसीलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर दैट यूज होगा, विच यूज नहीं होगा। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम सेंटेंस को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, एनी डाउट इन ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन? यस श्रीकांत। मैम दैट्स क्यों नहीं यूज किए, जैसे हम दैट्स भेजे हैं। सॉरी मैम दैट यूज किए, आप दैट्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? THATS। दैट्स, यस मैम। दैट वो इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो दैट्स जो होता है ना वो शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दैट्स लिखते हैं, सॉरी दैट्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है दैट इज। ठीक है, ये इसका रेफरेंस होता है। तो अगर हम हाँ ये यूज करना चाहते हैं ना तो हमें यहाँ से फिर इज हटाना पड़ेगा। व्हाट इज इट, हाँ ओके। ओके,
एनीबडी एल्स जिसको कोई डाउट है? यस आनंद। मैम ट्रबल के पहले यू नहीं यूज हो सकता है क्या? दैट यू ट्रबल सो मच। नहीं नहीं, ट्रबल्स यू सो मच मतलब तुम्हें परेशान कर रहा है ना, अगर यू पहले लगा दोगे तो स्टेटमेंट का मतलब होगा कि तुम परेशान कर रहे हो किसी को। अच्छा अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, एनीबडी एल्स? और किसी को कोई परेशानी इसमें? चलिए ये क्लियर अप हो गया। तो ये हमारे प्रोनाउंस का सारा यहाँ पर रूल हमने कर लिया है, जो भी एक्सरसाइजेस थे वो आपने कर लिए हैं। जिन्होंने भेज दिया है मैंने उनका नाम नोट डाउन कर लिया है। अभी करेक्शन नहीं हो पाया है लेकिन नोट कर लिया है मैंने जिन बच्चों ने भेजा है। ठीक है, तो यस माधव। माधव आई कैन नॉट हियर यू, आपका ऑडियो से माधव आई थिंक योर ऑडियो इज नॉट करेक्ट हियर। आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। आई एम नॉट एबल टू हियर, यहाँ पर सिर्फ डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके तरफ से। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है? आई विल सी इट। ऑलराइट, तो ये पोर्शन अगर हमारा कंप्लीट हो गया है देन आई एम गोइंग टू शो यू। मैंने जैसा कि बताया था आपको, 100 रुपए पेट्रोल पंप पर 75 रुपए। अगर यू आर अटेंडिंग द क्लास, ये क्लास है, ठीक है? थोड़ा ढंग से अटेंड करिए क्लास को। कहीं भी आप लोग एक तो चलते हुए रास्ते में कहीं भी लॉग इन कर लेते हैं तो थोड़ा तो तमीज रखिए कि क्लास डिस्टर्ब ना करें बीच में जब ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द ट्रबल? ओके, द क्वेश्चंस दैट आई हैव सेंड यू, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? लेट मी सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था वो मैं देख लेती हूँ एक बार। यस, एंड अगर किसी को मेल करने में एरर आ रहा है ना तो मुझे एक बार आप वो स्क्रीनशॉट भेजिए जो एरर लिख रहा है, ठीक है? मेल करने में अगर दिक्कत आ रही है आपको तो क्या एरर लिख रहा है वो एक बार मेरे को सेंड करना। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा है या उसमें बॉडी में कुछ नहीं लिखा है तो सेंड नहीं होता है। तो राइट समथिंग इन द बॉडी, आप अपना नाम रोल नंबर वगैरह लिख सकते हैं सब्जेक्ट और बॉडी दोनों में, ताकि वो दोनों में कुछ ना कुछ आ जाए। कई बार ऐसा एरर होता है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 यू सेड ना, एरर करेक्शन वाला। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी। इसमें क्या डाउट है आपको? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। नहीं, स्क्रीन में शो नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन मुझे देख। यस, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें डाउट हो रहा है किसी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 9 में, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी। इसमें क्या मतलब एरर आप निकाल नहीं पा रहे हो या एरर आपको नहीं लग रहा है? डिस्टर्बेंस आ रहा है। डू वन थिंग माधव, आप अपना ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करके एक बार देखो। अगर उसके बाद भी नहीं होता है ना तो चैट बॉक्स में लिखो जो भी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, वहां पर आ रहा है आपकी तरफ से। यस, तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी कर रखे हैं, ठीक है? यस, नहीं यहाँ पर सोल्यूशन भेजने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। इसमें क्या एरर है, अगर आपको लग रहा है एरर नहीं है तो आपके पास नो एरर का ऑप्शन है, आप नो एरर कर सकते हो।
अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा एरर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन करोगे उसको? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, नॉट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा एरर है तो उसका सही स्टेटमेंट आपको नीचे लिखना है। इफ यू थिंक देयर इज मोर देन वन एरर, सही स्टेटमेंट नीचे लिखिए। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नीचे एक स्पेस दे दिया, तो यहाँ पर आंसर 7 करके सही स्टेटमेंट पूरा रिपीट करके जो भी मुझे सही लग रहा है वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये क्लियर अप हो गया। देन लेट्स डू दिस। ठीक है, यस, एंड ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रोनाउन वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन के बाद हम लोग एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल है डिफिकल्टी इस पैसेज का। और उसके बाद फिर हम लोग एक दो पैसेज करने के बाद उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन की कुछ, ताकि यहाँ पर आपको बोलने में या फिर जो भी प्रेजेंटेशन करने में जो भी हेजिटेशन है उसको आप सही कर पाओ। ठीक है, तो पैसेज मैं आपको शो कर देती हूँ। आपको पहले से ही पता है कैसे यहाँ पर सॉल्व होता है पैसेज। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पैसेज। अगर कोई यहाँ पर डेस्कटॉप से ज्वाइन कर रखा है तो उसमें भी स्क्रीनशॉट आता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन कर देंगे और वहां से कॉपी हो जाएगा पूरा स्क्रीन। आप पेंट पे पेस्ट कर सकते हैं उसको, या फिर विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करिएगा तो उससे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी होता है। इफ यू हैव एनी अदर शॉर्टकट्स तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट रखना जरूरी है, क्योंकि आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो क्वेश्चन के साथ में पैसेज नहीं दिखा सकती मैं। ठीक है, तो साथ में देखने के लिए आपको एक साइड पे पैसेज रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट हो गया फर्स्ट पोर्शन का। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ और है यहाँ पर। ऑलराइट, आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड स्क्रॉल डाउन। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में, यहाँ तक आपको दिख रहा था, इस पोर्शन तक आपको दिख रहा था, इसके नीचे यहाँ पर इतना सा है, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, एंड अगर स्क्रीनशॉट हो गया है दोनों पोर्शन का, देन आप स्टार्ट करिए रीड करना। ठीक है, रीड करना स्टार्ट करिए। एटलीस्ट आप यहाँ पर समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझने में। सिर्फ क्वेश्चंस इसके थोड़े बहुत सिंपलर हैं। जो हमने लास्ट वो जो पैसेज किया था शायद स्टोरी वाला, तो उसमें पैसेज आपको बहुत आसान लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो जिसका आंसर डायरेक्टली आपको पैसेज में मिल जाएगा। बस आपको पैसेज जो है एक बार पढ़ के समझना है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, तो ब्रीफली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। Which part is there? Yes. In Indian education system is the Indian education system is quite an old education system that still exists. इसका मतलब कि Indian education system जो है वो बहुत ही पुराना education system है, लेकिन अभी तक exist करता है। ठीक है, that still exist का मतलब अभी तक वो बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी तक exist कर रहा है। अभी भी Indian education system है हमारे पास और बहुत पहले से था हमारे पास। It has produced so many genius minds that are making India proud all over the world. यही जो सिस्टम है इसने इतने सारे जीनियस माइंड्स प्रोड्यूस किए हैं इंडिया में, जिससे इंडिया को बहुत गर्व है, जिन सभी पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। However, while it is one of the oldest system, it is still not that developed when compared to the others, which are in fact newer. मतलब यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है बहुत पुराना, यानी सबसे पुराना होने के बावजूद यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। हमारे बच्चे रखिए,
otherwise you will be out of the class before you know. सो यहाँ पर जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे पुराना होने के बावजूद यहाँ पर डेवलप्ड नहीं है, यानी कि नए तौर तरीकों से अभी तक हमारा जो सिस्टम है उससे बचा हुआ है, वो उसमें अभी भी बहुत पुराने चीजें जो है कंटिन्यू हो रही हैं, जिसका जो कि डेवलपमेंट ऑलरेडी जो नए सिस्टम्स है, ठीक है, जो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था, अब बन गया है, ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही नया है कंपैरेटिव टू हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो कि बहुत पुराना है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो उस टाइप का हमारा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से हमारा एजुकेशन सिस्टम एक रहा है, लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद वो डेवलप नहीं है। डेवलप्ड इन द सेंस कि वो जो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं इन द लाइफ आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो सारी चीजें आपको बहुत हद तक नहीं सिखाई जाती हैं, जो कि न्यूअर सिस्टम्स जो हैं, जहां पर नए सिस्टम बने हैं, एजुकेशन सिस्टम्स बने हैं कंपैरेटिव टू हमारे एजुकेशन सिस्टम के, उनमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। This is so as the other countries have gone through growth and advancement, but Indian education system is still stuck in old ages. जो other countries हैं वहाँ पर growth और advancement हो चुका है, लेकिन हमारा जो Indian education system है वो अभी तक पुराने जमाने में अटका हुआ है, यानी कि बहुत सारी चीजें जो पहले से चली आ रही हैं उसमें कोई भी changes include नहीं हुए हैं. It faces a lot of problems that need to be sorted to let it reach its full potential. बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट करना है, सॉर्ट यानी कि सही करना है, ताकि हम अपने फुल पोटेंशियल पे जा सके। फुल पोटेंशियल यानी कि जिस चीज की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, जो फुलेस्ट कैपेसिटी होती है हमारी, जैसे कंटेनर भर रहा है तो उस कंटेनर का फुल पोटेंशियल है उसकी पूरी कैपेसिटी, जब वो रिम तक पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो फुल पोटेंशियल यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए हमारे पास पोटेंशियल है, उसको रीच करने के लिए, उसको पाने के लिए, उस फुल पोटेंशियल को पाने के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। Our Indian education system faces a lot of problems that do not let it prosper and help other children succeed in life. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉस्पर नहीं होने देते हैं बच्चों को आगे जाके लाइफ में सक्सीड होने के लिए। आप प्रॉस्पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत प्रॉस्पर मींस, प्रॉस्पर मतलब कि सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में, मतलब जो भी चाहिए, जो भी गोल्स हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है, और एक अच्छी जिंदगी आप जिए, तो उसको होना प्रॉस्पर होना कहते हैं, ठीक है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके पोजेशंस से रिलेटेड हो, उन सभी चीजों से जब जो भी चीज आपको चाहिए लाइफ में वो आपकी लाइफ में मिल जाए तब आप प्रॉस्पर हो गए, ठीक है। The biggest problem which it has to face is the poor grading system. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है वो है पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। जिस तरह से हम बच्चों को ग्रेड करते हैं वो सबसे खराब तरीका है। It judges the intelligence of student on the basis of academics, which is in the form of exam paper. हम आपका इंटेलिजेंस किस तरह जज करते हैं बच्चों का इंटेलिजेंस? एग्जाम पेपर के फॉर्म में। अगर एग्जाम पेपर में नंबर अच्छे आए तो आप अच्छे हैं, नहीं आए तो नहीं है। That is very unfair to students who are good in overall performance but not that good at specific subjects. ये उन बच्चों को भी कहा जा रहा है, ये उन बच्चों के लिए अनफेयर है, ठीक है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। यानी कि हो सकता है कि जो बच्चा है उसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए अलग कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें उसके एवरेज मार्किंग्स आते हैं, ठीक है, 60%, 50%, 40% इस तरह के मार्किंग्स आते हैं। लेकिन उसको और भी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हो सकता है कोई एक बड़ा बहुत अच्छा प्लेयर हो, वो अपने स्कूल लेवल का ट्रॉफी लेके आया हो और उसका कैप्टन हो उस टीम का। ये सारी चीजें आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाती हैं, जिसका आपको ग्रेड सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता।
आपको स्पोर्ट्स के लिए जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके ओवरऑल परसेंटेज में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हैं तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। किस लिए? क्योंकि हमें जो अपना सिस्टम है उसमें हम ग्रेड करते हैं पेपर, एग्जाम पेपर के ही ऊपर। हमारे जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बेसिकली 99% डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम रिजल्ट क्या है। 1% डिपेंड करता है कि हाँ इसका किस तरह बिहेवियर है। आजकल तो स्टूडेंट्स को ये चीजें लिख के दी जा रही हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं उसमें बच्चों को 5th क्लास से नीचे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड्स में लिख के दिया जाता है तो इसका एनवायरनमेंट किस तरह, इंटरेक्शन किस तरह है, क्लास में कैसे रहता है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए पीटीएम होता है या उनके लिए वहां पर रिपोर्ट कार्ड्स में सेक्शंस बनाए दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें ग्रेडिंग्स दिए जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं आपके ग्रेड पर, ठीक है, क्योंकि वो ओनली 1% रहता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है अगर आपका ग्रेड अच्छा है या बुरा है। दैट totally depends on whatever you have written in the exam, ठीक है। yes now yes moreover they only strive to get good marks not paying attention to understanding what is taught। यानी कि ये जो सिस्टम है ये हमें दिखा रहा है कि हमें बस अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे इससे कोई मतलब नहीं। इन दी अदर वर्ड्स दिस encourages getting good marks through mugging up मतलब रट्टा करके लाना, ठीक है, रट जाना कोई भी चीज। एंड नॉट एक्चुअली ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट एफिशिएंटली मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपने समझा नहीं पूरा अच्छे से डिटेल में, लेकिन आपने रट लिया तो आपको गुड मार्क्स मिल गए। Furthermore, we see how the Indian education system focuses on theories more। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। Only little percentage is given on the practical। आपने देखा होगा आपके रिटन एग्जाम्स जो होते हैं वो 70-80 नंबर के होते हैं और आपका प्रैक्टिकल 30 या 20 नंबर का होता है। दैट मीन्स कि हम थ्योरीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल पे बहुत कम। This makes them run after the bookish knowledge। ये बच्चों को इनकरेज करता है कि हम जो है किताबी ज्ञान बस लें, ठीक है, और रियल वर्ल्ड में उसका क्या एप्लीकेशन है ये हम नहीं जान पाते। This makes them perplexed when they go out in the real world due to lack of practical knowledge। Perplexed का मतलब होता है कि आप confused हैं या फिर आप बहुत परेशान हैं कि किस तरह कोई solution निकाले। तो इस situation में, जिस situation में आप हैं उसे कहते हैं perplexed, ठीक है। बच्चों को ये परप्लेक्स कर देता है। क्या परप्लेक्स कर देता है? जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं काम करने के लिए तब हमारा थ्योरीज नहीं प्रैक्टिकल काम आता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें दी ही नहीं गई है एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए हमें यहाँ पर जॉब्स खोजने होते हैं। थ्योरी जो पढ़ाई जाती है जो कि जॉब्स में बिल्कुल भी बहुत नेगेटिव में आप समझ सकते हैं कि बहुत कम परसेंटेज में वो थ्योरीज काम आते हैं जो चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द इंडियन एजुकेशन सिस्टम डज नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स का इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ टीम का कैप्टन है, वो बहुत सारे मेडल्स लेके आया है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए ट्रॉफी लेके आया है, लेकिन उसके बावजूद उसका जजमेंट वो किस तरह का स्टूडेंट है ये उसी बेसिस पे किया जाएगा जिस तरह के उसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये पोर्शन, पूरा फर्स्ट पोर्शन सबको कंप्लीट हो गया हो, समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड एक्सप्लेन फर्दर। डाउट है किसी को? यस मैम। हाँ बच्चे बोलो। एक सेकंड, लाइन खोज रहे मैम। यस, यहाँ मतलब जो लिखा हुआ था मैम वो तो अभी मिल नहीं रहा है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इनकरेज नहीं करता है मतलब स्पोर्ट्स एंड आर्ट को। तो इसका मतलब एजुकेशन से क्या रिलेटेड हुआ? यही तो इम्पोर्टेंस है बच्चे, यही तो इम्पोर्टेंस है जो आप ध्यान नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। आपका जो माइंड है वो बहुत सारे गेम्स नहीं, ऐसा थोड़ी ना मैम कि कोई साइंस का फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको बढ़िया रनर होना चाहिए या बढ़िया बैट्समैन होना चाहिए।
या तो बढ़िया बच्चे म्यूजिशियन होना चाहिए। अरे तुम एकदम मतलब तुम भी एकदम ऐसे बात कर रहे हो ना जैसे तुम ही एजुकेशन सिस्टम हो। तुम ये मुझे बताओ कि जो बच्चा खेलना चाहता है स्पोर्ट्स, उसको अगर साइंस लेने बोल दिया जाए क्योंकि उसके पापा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो क्या वो अच्छा कर पाएगा कभी लाइफ में? नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज तो बताई जा रही है, तुम उल्टा ही समझ रहे हो यहाँ पर। नहीं मतलब ये थोड़ा सा लग रहा था इसीलिए पूछे। नहीं, ये चीज बताया जा रहा है कि जो बच्चे अपने लाइफ बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, उनको हम जबरदस्ती क्यों डाले उस फील्ड में जिसमें वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें मैम मतलब गार्जियन का गलती हुआ, एजुकेशन सिस्टम का तो नहीं। बच्चे एक काम करो, पहले ये पैसेज पढ़ लो पहली बार, ठीक है? मुझे समझाने दो, उसके बाद जो डाउट होगा वो हम क्लियर कर लेंगे। और पहली ठीक है बात मैम। ये एक आर्टिकल का पार्ट है, आपको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी कि ये किसका गलती है यहाँ पर, ठीक है? वो पहले तो ये, आप ही कर। हाँ, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज, 1 मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर कितना पढ़ लिए थे हम लोग, यहाँ पर पढ़ रहे थे, यस। Students are always asked to study all the time, where they get no time for other activities like sports and arts. हमेशा बच्चों को यहाँ कहा जाता है कि आप हर टाइम पढ़ाई करें, और इस वजह से आपको अदर एक्टिविटीज जो आप करना चाहते हैं, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो उसमें आपको टाइम नहीं दे पाते हैं आप। As the Indian education system is facing so many problems, we need to come up with effective solutions so it improves and creates a brighter future for students. हमें यहाँ पर इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए ताकि हम बच्चों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर कंटेंट क्रिएट कर पाए, ठीक है? We can start by focusing on the skill development of the student. Skill development पे हमें ध्यान देना है. The schools and colleges must not only focus on the ranks and grades. हमें सिर्फ रैंक और ग्रेड पे ध्यान नहीं देना है, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे भी ध्यान देना है। In addition, if you have any doubt, analytical और creative thinking का मतलब होता है कि आप किस तरह उस solution पे पहुंचे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको पता है हर एक, मान लीजिए अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं। इट ओनली डिपेंड्स कि आप किस तरीकों के यहाँ पर आजमा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर टीचर ने बता दिया कि यहाँ पर इस फॉर्मूले से ही इसका आंसर निकलेगा तो आप उसी फॉर्मूले पे बनाएं। अगर कोई बच्चा बना रहा है किसी और फॉर्मूले से, तो हमें उसे इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है, ताकि वो रैंक अच्छे ला सके, ठीक है? In addition, subjects must not be merely taught theoretically but practically. कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर, या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, उन सभी सब्जेक्ट को हमें थ्योरी कम और प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप सॉल्ट्स देखेंगे नहीं, तो आप पहचानेंगे नहीं कौन से सॉल्ट्स किस तरह दिखते हैं, कौन से सॉल्ट्स को मिक्स करके किस तरह का सोल्यूशन निकलता है। इन सभी चीजों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उनको पढ़ने में ज्यादा समझ आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? दिस विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विदाउट हैविंग टू मग अप। मग अप मतलब फिर से रट जाने से ज्यादा बेहतर है कि इस तरह प्रैक्टिकल के यूज की तरह हम वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। Also the syllabus must be, बच्चे अनम्यूट रखिए माइक, मेरी आवाज वहां पर ओवरटेक कर जाती है, वहां पर वीडियो में मेरी आवाज नहीं आती है। When I am explaining, keep your mics muted. जब डाउट होता है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। Yes, and also the syllabus must be updated with the challenging या changing times and not follow the old age pattern. जो ओल्ड एज पैटर्न बन गया है हमारी पढ़ाई का, उससे हमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंजेस लाने होंगे? अपडेट करना होगा। अपडेट मतलब वो सारी चीजें इंक्लूड करनी होंगी जो अभी रियल वर्ल्ड में हमारे काम आएंगी काम करने के लिए, ठीक है? Other than that, the government and private colleges must now increase payroll of the teachers, as they clearly deserve more than what they offer. To save money, schools hire teachers who are not qualified enough. This creates a bad classroom environment and learning. They must be hired if they are fit for the job and not because they are working at a lesser salary. इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स जो हैं, उन्हें टीचर्स की पेरोल बढ़ानी चाहिए जो कि वो डिजर्व करते हैं,
अगर अगर वो क्वालिफाइड हैं तभी उनको वहां पर सिलेक्ट करना है टीचर के लिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफिकेशन डज नॉट मीन कि आपने यहाँ पर डिग्री ली है पढ़ाने का या फिर आपके पास कोई एग्जाम क्वालिफाइड किया आपने। क्वालिफाइड मीन्स कि आप वहां पर पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपको सिलेक्ट करना है, इसलिए नहीं कि वो कम सैलरी पे आपके काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कम सैलरी पे काम करने वाले टीचर्स को इंक्लूड कर रहे हैं बिना देखे कि वो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत ही खराब एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि बच्चों के लर्निंग पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डिस्कस। यहाँ पर अब पैसेज में बताइए कि क्या डाउट है, क्या पूछना चाह रहे हो। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पैसेज पहले समझ लीजिए बहुत अच्छे से। You can raise your hand if you have any doubt or if you want to clear up something here. ऐसा कुछ भी जो यहाँ पर आप clear up करना चाहते हैं। यस श्रीकांत बोलिए। मैम किस टाइप का स्किल डेवलपमेंट ऐड करना चाहिए और एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल को मतलब बता दो। स्किल डेवलपमेंट मतलब वो सारी चीजें जो आपको रियल वर्ल्ड में यूजफुल हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा सीखना है, जैसे कम्युनिकेशन पे स्कूल्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो बच्चों के कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान, जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं उनको इंग्लिश अच्छी आती है, वो अच्छे से बात करते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर बहुत सारे स्कूल्स ध्यान नहीं देते हैं। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है कि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, क्योंकि उस एज पे, उस टेंडर एज पे अगर हम बचपन से ही ये सारी चीजें सिखाएं तो बच्चों को बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और उस एज पे सीखना बहुत आसान होता है। उस एज पे आप उस बेसिक प्रोसीजर से गुजर सकते हैं, ठीक है। आप मोल्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी आप रिजिड हो गए हैं, बहुत सारी चीजें आपको, आपका एक एक्सेंट आ जाता है जो कि बचपन में नहीं रहता है। बचपन में ये सारी चीजें अगर आपको सिखा दी जाए तो आपका एक डेवलपमेंट जो है वो बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से हो सकता है। और एक चीज, बेसिक स्किल्स जो आपके हो सकते हैं, दैट इज, मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर बेसिक स्किल्स आपका हो सकता है कि किस तरह आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए मार्केटिंग का भी, क्योंकि बहुत सारे जो साइंस के बच्चे भी हैं, ठीक है। अगर वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट अगर वो नहीं बनना चाहते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, अगर वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो ये मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर है, वो किस कंपनी में काम करेगा, उस कंपनी के बारे में किस तरह उसका मैनेजमेंट काम करता है, ये उसे पता होना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा मार्केटिंग आप पढ़ाइए उसे, लेकिन बेसिक नॉलेज जो बच्चे को होनी चाहिए कि किस तरह रियल वर्ल्ड मार्केटिंग काम करता है, ठीक है। एक कंपनी किस तरह काम करता है, किस तरह यहाँ पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, किस तरह ऑर्डर्स दिए जाते हैं, किस तरह ऑर्डर रिसीव किया जाता है, डिसिप्लिन होता है काम करने का। ये सारे स्किल्स जो होते हैं बेसिक, हर एक इंसान को चाहिए होता है, क्योंकि आज कोई ना कोई अगर वो अपना कंपनी खोलना भी चाहता है तो बेसिक नॉलेज उसे चाहिए होता है कि किस तरह वो कंपनी में वर्क करे, किस तरह वर्क करवाए, किस तरह वहां पर कंपनी को डेवलप कराए। ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपका बेसिक स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। और भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट होते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही इंटरेस्ट रहता है कंप्यूटर में, अगर आपको वहां पर प्रोग्रामिंग बहुत ही कम एज से सिखाई जाती, ठीक है, 8-9 से ही आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती, तो आप यहाँ पर और इस एज पे आके अच्छे खासे डेवलपर्स बन सकते थे। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी बेसिक नॉलेज होगी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो बच्चे बाद में जाके डिसाइड कर रहे हैं उन्हें सीखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम डेवलप करवाना चाहते हैं तो हम क्यों उस बच्चे को जबरदस्ती कुछ और पढ़ाएं जब वो, उसका मन जो है कुछ और पढ़ने में लग रहा है, ठीक है। एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा क्रिएटिव माइंड होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक चीज को सॉल्व करने का, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं।
बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट को कहते हैं कि हमने ये तरीका अपनाया है, तुम भी ये तरीका अपनाओ, क्योंकि किताब में यही तरीका लिखा है सॉल्व करने का। दैट इज नॉट हाउ क्रिएटिव माइंड शुड वर्क। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, हो सकता है कि कोई नया तरीका आप खोज लो सॉल्व करने का, ठीक है। अगर हम उस क्रिएटिव माइंड को नर्चर नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वही बच्चे क्या करेंगे कि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हम इसी तरह से करेंगे, अगर इस तरह से हटे तो हमारा ग्रेड्स खराब हो जाएगा, तो हम दूसरे तरीके से नहीं करेंगे सॉल्व। दिस किल्स द क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन योर माइंड, ठीक है। आपका जो माइंड है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग मर जाती है। तो अगर आपको माइंड को क्रिएटिव रखना है ताकि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सोल्यूशन कर सकें, तो इसके लिए आपको बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम देना होगा कि वो जिस तरह भी सॉल्व करना चाहता है उस तरह सॉल्व करे उस क्वेश्चन को। नॉट ओनली मैथ्स, इन एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जब तक आप वहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां पर बिल्डिंग उड़ा दें कोई एक्सपेरिमेंट करके, इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लेकिन जो भी चीज आप वहां पर एक्सपेरिमेंटल तौर पे करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, आपको वहां पर फ्रीडम मिलनी चाहिए इस चीज की। एनी मोर क्वेश्चन? एलिमेंट्री चैप्टर, व्हाट? दिखा देते एक बार, सॉरी, ट्यूशन एक बार दिखा देते हैं। क्वेश्चन यस, क्वेश्चन मैं दिखा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो इसको क्लास में पढ़ के रखिए, समझ के रखिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के लिए। अटेंडेंस मैंने ले लिया है, क्वेश्चंस हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक पैसेज मैं आपको पढ़ने के लिए भेज दूंगी, सिर्फ पैसेज, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चंस भी, उसका भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑलराइट।